नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश भर में कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कल मतदान संपन्न होगा। सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम को 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाएगी। जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसको लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज जानकारी देते हुए बताया कि 6 लोकसभा सीटों पर करीब 88 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बना लिया गया है। गर्मियों को देखते हुए वहां पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। छाया का इंतजाम निर्वाचन विभाग ने किया है। आपको बता दें कि 88 प्रत्याशी मैदान में हैं, उसमें से करीब 81 पुरुष हैं तो 7 महिलाएं भी अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और अन्य जो सामान्य मतदान केंद्र हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। पहले चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में अपने यहाँ, जिसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 6 संसदीय क्षेत्र हैं जहां मतदान कल होगा प्रथम चरण में। इसमें अगर हम असेंबली सेगमेंट्स देखते हैं तो 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इन 6 संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं और जो इसका विस्तार है वो 13 जिले इसमें शामिल हैं। कुछ जिले पूर्णतः शामिल हैं और 2 जिले जो कटनी और नरसिंहपुर है उसका थोड़ा हिस्सा आता है। 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हमारा कल होगा। इसमें कुल जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 88 है। इसमें 81 मेल और 7 महिला हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट जबलपुर में है जहां 19 कैंडिडेट हैं। शहडोल में सबसे कम अगर देखें तो 10 कैंडिडेट हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्रों में लांझी, बैहर और परसवाड़ा, जो LWE के हम मानते हैं जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, वहां पे जो मतदान का समय है वो 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है, ताकि पोलिंग पार्टीज को समय रहते वो मुख्य सड़क पे आ जाएं या जिला मुख्यालय पे आ जाएं जहां उनको जाना है। जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं फर्स्ट फेज में, उनकी कुल संख्या 13,588 है। ये 13,588 जो मतदान केंद्र हैं, इसमें 18 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं, लगभग रवाना हो गई हैं। अब हमें उनके पहुंचने की जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। इसमें जो संवेदनशील मतदान केंद्र जो चिन्हित किए गए हैं, जो 13,588 में, उनकी संख्या 2,651 है। 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र है। इस प्रथम चरण का जो मतदान कल होगा उसके लिए जो टोटल मतदाताओं की संख्या है वो 1,13,09,636 है। 1,13,09,636, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 57,20,780 और महिला मतदाता हैं 55,88,669। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 187 है, 187। प्रथम चरण में जो दिव्यांग हमारे मतदाता हैं उनकी संख्या है 1,42,010। जो 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, 85 प्लस के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 46,463। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या
प्रथम चरण वाले मतदान क्षेत्रों में 771 है, 771। 18 से 19 साल के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या 3,44,244 है। 3,44,244। और जो सर्विस वोटर हैं, जिनको हम जो सेना में लोग हैं जो टीटीपीबीएस से मतदान करते हैं, उनकी संख्या 10,522 है। तो ये तो मतदाताओं की संख्या की स्थिति है। अब जो मतदान केंद्र हमारे हैं वहां हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल किट, ORS पैकेट्स वगैरह संपूर्ण व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। ये जो हमारे मतदान केंद्र थे 13,588 जो मैंने पहले बताया, उसमें जो हम लोग पिछली बार भी हम मनाते हैं पिंक पोलिंग बूथ, वैसे मतदान केंद्र जिनमें चारों जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं वो महिलाएं होती हैं, उनकी संख्या है 1,118। तो प्रथम चरण में जो मतदान केंद्र है उसमें 1,118 मतदान केंद्र पिंक पोलिंग बूथ हैं हमारे। जो हमारे दिव्यांग साथियों के द्वारा जो मैनेज्ड बूथ होंगे उनकी संख्या 33 है। इसके अतिरिक्त बालाघाट में जो कि थोड़ा नक्सल प्रभावित है उसको देखते हुए जैसा हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किया था वो इस बार भी किया है। एक एयर एम्बुलेंस हमारी जबलपुर में स्टेशन है और एक हेलीकॉप्टर हमारा बालाघाट में, ताकि किसी भी प्रकार की यदि आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हम आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा सकें। अपने यहाँ हेलीकॉप्टर से पार्टियों को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हेलीकॉप्टर हम लोग किसी प्रकार के रिलीफ और रेस्क्यू के लिए बालाघाट में रखते हैं और एयर एम्बुलेंस जबलपुर में रखते हैं। प्रथम चरण में जो होम वोटिंग हुई है, आप जानते हैं कि 85 प्लस से ज्यादा के जो लोग हैं और जो वैसे दिव्यांग साथी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, वो घर से मतदान करने का विकल्प ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने घर से वोट किया है प्रथम चरण में, 85 प्लस के लोगों की संख्या 5,466 है, 5,466। और जो हमारे दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने सुविधा का लाभ उठाया उनकी संख्या है 2,881, 2,881। जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज थी, अति आवश्यक सेवाएं, जिसमें इस बार हमारे पत्रकार साथी भी शामिल थे, उस श्रेणी से जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ उठाया है वो है 536। अब यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करते हैं तो जब से आचार संहिता आरंभ हुई थी और तब से अभी तक नाकों के माध्यम से जो हमारे नाके लगे हुए हैं, करीब 900 से भी ज्यादा नाके हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को अगर हम मिला देते हैं तो उनके माध्यम से जो सीजर हुआ है वो हुआ है करीब 120 करोड़। इस सीजर की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, नगद और ये मिला के जो मैं एक अलग अलग बता देता हूं। है क्या प्रभाव आपके पास? इसमें जो नगद है वो है 18.46, राउंड फिगर में 18 करोड़ कह सकते हैं। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो वैसे आपको सर्कुलेट भी कर देंगे। 18.46 है नगद, जिसकी वैल्यू है। लिकर मतलब अवैध शराब जो पकड़ी गई है वो है 29.38, लगभग 30 करोड़। जो मादक पदार्थ हैं उसकी कीमत है 20.86। जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनकी कीमत है 9.96 और फ्रीबीज और अदर आइटम्स हैं उनकी है लागत 42 करोड़ के आसपास। टोटल 120 करोड़ का सीजर है। जो हमारे नाके हैं अंतर्राज्य वाले जो बॉर्डर हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर हैं 309 और इंट्रा स्टेट बॉर्डर है 562। ये राज्य के फिगर में बता रहा हूं। वर्तमान में जो फ्लाइंग स्क्वाड्स चल रही हैं उनकी संख्या है, सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। इंटर स्टेट जैसे यूपी 5 राज्यों से हमारी सीमाएं लगती हैं। इंटर स्टेट नाकों की संख्या है 309
और इंट्रा स्टेट है 562। फ्लाइंग स्क्वाड है हमारे 793 और जो स्टैटिक सर्विलांस टीम होती है जो एसएसटी है वो है 912। तो इस तरह से ये सीजर की जानकारी है जो आपसे मैंने साझा करी। और टोटल जो आर्म्स लाइसेंस हैं हमारे यहाँ राज्य में वो हैं 2,84,503। 2,84,503 शस्त्र के विरुद्ध, शस्त्र धारकों के शस्त्र के विरुद्ध अभी तक जो हम लोग जमा करा चुके हैं वो है 2,72,937। तो लगभग 100% आर्म्स जमा हो गए हैं। जो आर्म्स जमा नहीं हुए हैं वो उस श्रेणी के हैं जिनको छूट होती है, जैसे बैंक के गार्ड्स होते हैं, कई सुरक्षा कर्मी होते हैं, कई लोगों का आत्मरक्षा वाली बात भी होती है। तो आर्म्स जमा कराने की कार्रवाई लगभग पूर्ण है, थोड़ी बहुत बची है, कुछ जिलों में 3rd या 4th फेज वाले होंगे, वहां भी चल रहा है। जो अपने 107-16 के केसेस होते हैं जिसमें हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं ट्रबल मेकर्स के खिलाफ या जिनके खिलाफ पुराना प्रकरण वगैरह रहा है, तो आचार संहिता लगने से अभी तक की अवधि में 2,37,636 लोगों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार जो पुराने वारंट हमारे लंबित हैं उसमें से 41,000 वारंट्स की तामीली की गई है, जिसमें परमानेंट वारंट भी हैं और अरेस्ट वारंट भी। आचार संहिता लगने के बाद से ही आप जानते हैं कि जो नारे या होर्डिंग्स वगैरह या उसको हटाने की, मिटाने की कार्रवाई की जाती है, पोस्टर बैनर हटाने की, वॉल राइटिंग मिटाने की, तो टोटल अभी तक 8,80,966 प्रकरण एक तरह से आप कह सकते हैं जहां पे इनका रिमूवल किया गया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से, पब्लिक प्रॉपर्टी से और प्राइवेट प्रॉपर्टी से। एफआईआर जो टोटल दर्ज हुई हैं वो है 922 अभी तक, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं, ये डिफेसमेंट के मामले हैं, गाड़ियों का मिसयूज का मामला है, लाउड स्पीकर के वायलेशन का मामला है, बिना अनुमति के सभाएं करने का मामला है, इंड्यूसमेंट का मामला है। तो इन सभी को मिलाकर के टोटल 922 प्रकरण एफआईआर दायर किए गए हैं। सी विजिल जो हमारा ऐप होता है जिसमें सिटीजन्स अपनी कोई भी शिकायत कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या वीडियो क्लिप के माध्यम से, इसमें अभी तक 3,380 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2,190 शिकायतें सही पाई गई जिनका निराकरण समय सीमा में किया गया। एक और ऐप है या पोर्टल है सुविधा ऐप, जिसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी के लोग अनुमति मांगते हैं, कैंडिडेट्स अनुमति मांगते हैं, चाहे वो रैली की अनुमति हो, चाहे वो वाहन की अनुमति हो। तो सुविधा ऐप का भी उपयोग किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा और अभी तक सुविधा ऐप के माध्यम से 3,613 परमिशंस जारी की गई। तो जो ऐप्स हैं उनका भी अच्छा उपयोग हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पे जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं, जिसमें रैंप है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था आदि आदि। 1368 सेक्टर ऑफिसर्स हमारे प्रथम चरण के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 10 मतदान केंद्रों पे एक सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो लगातार उसमें भ्रमण करेंगे और प्रयास ये होता है कि आधे घंटे के अंदर वो हर मतदान केंद्र को एक बार टच करें। तो सेक्टर ऑफिसर की टीम चलती है, सेक्टर पुलिस की मोबाइल चलती है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, सभी के माध्यम से प्रयास है कि पीसफुल मतदान, फ्री और फेयर मतदान सुनिश्चित किया जाए। वेबकास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से उसकी स्ट्रीमिंग करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि कुल मतदान केंद्र 13,588 हैं। उन 13,588 मतदान केंद्रों में से 8,059 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था इस बार है।
इस बार एक नई चीज और हम लोग कर रहे हैं कि कई मतदान केंद्रों पे अभी तक हम जो कैमरे थे हम अंदर लगाते थे, कई मतदान केंद्रों पे इस बार हम कैमरे बाहर भी लगा रहे हैं ताकि क्यू मैनेजमेंट में हमें आसानी हो और ऐसे लोकेशंस जहां 2 या 3 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं वहां पे हम उसको ये भी देख सकें कि बाहर में कोई गलत या गड़बड़ी की आशंका है उसको समाप्त किया जा सके। जो हमारी एमसीएमसी कमेटी है जो राज्य स्तर पे भी है और जिला स्तर पे भी है, जिसके माध्यम से अभी तक 23 विज्ञापनों को प्रमाणित किया गया है। मतदान प्रतिशत की जानकारी के लिए अपना ऐप है वोटर टर्नआउट ऐप, जिसके माध्यम से वोटिंग परसेंटेज की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। आपके माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वोटर आईडी कार्ड के अतिरिक्त और भी 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति वोट कर सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है या उस दिन नहीं मिल रहा है या गुम हो गया है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा का जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पासबुक, पेंशन दस्तावेज, इस प्रकार के कई सारे सरकारी दस्तावेज जिसका हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी करते हैं, अखबार में विज्ञापन भी देते हैं। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है और किन्हीं कारणों से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं है या खराब हो गया, नहीं मिल रहा है, तो चिंता नहीं करें। क्यूआर कोड का क्यूआर जो अभी आ रहा है उस पर, तो उसके माध्यम से आप वोट कर सकते हैं। मतदाता पर्ची का वितरण सभी जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में चल रहा है, फर्स्ट फेज के तो सभी का वितरण हो गया है क्योंकि कल मतदान है। तो जिनको इसमें भी एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो उसको इस बात से उसको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यदि मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो वोट नहीं कर सकता। वोट करने के लिए आवश्यकता है मतदाता सूची में आपका नाम होना। मतदाता पर्ची हम लोगों ने हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसा भी आप पूछ रहे थे तो मतदाता पर्ची में क्यूआर कोड है। यदि क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त होती है कि आपका बूथ कहाँ है, आपका कौन से नंबर पे नाम है, मतदाता सूची में की डिटेल्स क्या हैं, कौन सा मतदान केंद्र है वगैरह। जो हमारा पोलिंग परसेंटेज रहा है पिछली बार का, लास्ट अगर हम देखें लोकसभा 2014 में जो हमारा पोल परसेंटेज था राज्य का वो 61.57 था, काफी कम था। लेकिन 2019 में वो 61 से बढ़ के 71 हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था वो 71.16 था। तो लगभग 10% का इंक्रीज हमने किया था 2014 से 2019 में। 4 महीने पहले हमारे जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमारा वोटिंग परसेंटेज 77.82 था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा में जो वोटिंग हुई थी कम से कम उतनी वोटिंग हम वहां तक पहुंचे या पिछली बार की तुलना में 71 को हम एक्सीड करें। आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूंगा सभी मतदाता साथियों से कि कल जहां भी मतदान है, जिन 6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान है, तो अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी से कि कल वोट जरूर करिए। प्रजातंत्र में वोटिंग राइट का उपयोग करिए और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मतदान केंद्र पे जाएं और वोट जरूर करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो टोटल कर्मचारी और मतदान केंद्रों की संख्या बता दी 13,588। एक मतदान केंद्र पे 4 ऐसे लग जाएंगे, मतदान कर्मी हो जाएंगे, पुलिस के 2 लोग, सेंट्रल फोर्सेज, सेक्टर ऑफिसर। तो टोटल अगर आप देखोगे तो संख्या अगर आप पूरे राज्य का निकालोगे तो 5-6 लाख लोग तो लगते हैं, 6 लाख लोग तो लगते हैं। अगर आपके 65,000 मतदान केंद्र हैं, फिर रिजर्व काउंट करो तो काफी। फिर जिनको अपन नहीं गिनते हैं, जो सामग्री बांटता है वो भी चुनाव में लगा हुआ है, जो सामग्री लेता है, हम लोग भी लगे, सारे लोग, वैसे आप भी लगे हो, सभी लगे। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। आज एक वो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट मंडला में हुआ है।
मंडला में निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक मतदान दल के साथी की सडन उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और यद्यपि वहां एम्बुलेंस भी थी, सिविल सर्जन भी थे, प्रयास किया गया लेकिन अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। इसका हम सभी को बहुत अफसोस है। हम लोगों ने उनकी जो अनुग्रह राशि है 15 लाख रुपए वो स्वीकृत कर दी है और वहां के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट मंडला में जो एसी ट्राइबल हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उनकी पत्नी की शैक्षणिक योग्यता के आधार को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तत्काल तैयार करके इनका नाम है मनीराम कांवरे। डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, बताने में मनीराम कांवरे टेबल पे रखा था मैंने, एक सेकंड वो मैं बता देता हूँ। ये मनीराम कांवरे नाम है इनका। ये उन्नत प्राथमिक शाला बैगा टोला विकासखंड बिछिया यहां पदस्थ थे। इनकी ड्यूटी लगी थी मतदान केंद्र क्रमांक 295 प्राइमरी स्कूल फूलवाड़ी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नंबर 1। यहां अचानक इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जिला चिकित्सालय मंडला में भर्ती कराया गया। इनकी उम्र 40 ईयर्स के आसपास है। इनकी धर्मपत्नी का नाम श्यामाबाई कांवरे है। हम लोग इनको सहायता राशि तो दे ही रहे हैं, प्लस अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण भी बना करके इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन 6 अप्रैल को एक बड़ा राशि 1,38,000 रुपए नकद और 22 किलो चांदी पकड़ी गई थी। उस मामले में क्या कोई दावेदार आया है सामने कि ये हमारा कहाँ पकड़ी गई थी? अब चेक करना पड़ेगा। वो तो प्रतिदिन सीजर्स हो रहे हैं, सीजर्स प्रतिदिन हो रहे हैं और कई वो एक केस पूछोगे तो मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा। पर्ची को लेकर बीएलओ पहुंचाते ही हैं, लेकिन मोबाइल नंबर से भी कुछ लोगों के ये मतदाता आईडी कार्ड जोड़े गए थे। क्या उसके माध्यम से मतदाता पर्ची भेजने का कुछ निर्वाचन आयोग कर रहा है या कुछ ऐसा सिस्टम बना रहा है क्या? करेगा। मतलब आगे जहां आप हर चुनाव में कुछ न कुछ परिवर्तन देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। अभी हमारा प्रयास ये है कि इससे एक फायदा ये भी हो जाता है कि आप 1 to 1 जाते हो तो एक जो आज हम आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध कर रहे हैं तो व्यक्तिगत मिल के भी अनुरोध करता है कि वोट डालने आइएगा, जरूर जाइएगा। बट हाँ, हम लोग व्हाट्सएप मतलब अभी भी आज भी हम लोग SMS और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल मतदान है, वोट करने जरूर आइए उन क्षेत्रों में जहां कल मतदान है। हो सकता है नहीं, मैंने चेक किया है, ये सही नहीं है। मैंने पूछा था कलेक्टर जबलपुर से, रिपोर्ट भेज रहे हैं आने के पहले। ये आ गया। एक सेकंड, इसमें मैं पढ़ देता हूं, एक सेकंड। ये जो रिपोर्ट है ये है कि ट्रक क्रमांक UP 65 DT दिल्ली तेलंगाना 3924 नगर निगम जबलपुर द्वारा पानी की बोतल लाने के लिए अनुबंधित किया गया है। रात्रि में पानी की बोतल उतारने के बाद ट्रक को साइड वाली सड़क पर ड्राइवर नरेश द्वारा पार्क किया गया था। सुबह लगभग 9:30 बजे किसी तकनीकी खामी की वजह से ट्रक में आग लग गई। मौके पर मौजूद फायर फाइटर द्वारा तत्काल आग को बुझा दिया गया। ट्रक में ईवीएम का परिवहन नहीं किया गया है। ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है। ये रिपोर्ट आग लगी जबलपुर से रिपोर्ट है। हाँ यार, एक सेकंड फिर कागज ढूंढना पड़ेगा। ये रहेगा तो अपना तो नहीं देखता हूँ। ज्यादा सहयोग हो जाएगा। 4,000 करोड़ पूरे भारत में अभी तक सहयोग हुआ है, उस हिसाब से अपना और बढ़ जाएगा। देखो, ये जो है मेरे पास जानकारी इस क्षेत्र में जो ये तो सेकंड फेज वाली है, कल की फर्स्ट फेज वाली है क्या? फर्स्ट फेज के 13 जिलों के सीजर के रिपोर्ट, कल वाली मीटिंग के लिए सेकंड फेज वाली मेरे पास अभी मंगा के देते हैं आपको। सेकंड फेज जो कल था इसमें मेरे पास है ये सेकंड फेज वाले में क्या सुनोगे, छतरपुर में जैसे 1 करोड़ 69, टोटल 20 करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो दिखता है कटनी में 4.53,
और सेकंड नंबर पे मुझे दिखता है ये रीवा 3.81, नहीं इसके पहले 4, ये सतना में 4.29। इस तरह से है। देखो इसमें क्या होता है कि ये भी है कि कंसाइनमेंट कहाँ के लिए जा रहा था, इंटरसेप्ट कहाँ हुआ, तो मे बी कि वो उस जिले के लिए नहीं था, जा कहीं और रहा था। इस आधार पे कहना उतना सही नहीं है कि किस जिले में कितना हुआ है, फिर भी क्या नहीं होता पकड़ा है वही बता रहे हैं, वही बताया आपको फिगर। सेकंड फेज वाला, फर्स्ट फेज वाला शराब पकड़ी जाती है, ड्राइवर पकड़ा जाता है, उनके आरोप में बनाया जाता है। इसमें जो भेजने वाला व्यक्ति वहां तक पहुंचता रहा है, पहुंचते हैं, उसको बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, जो किंग पिन्स हैं उनको पकड़ते हैं। जैसे कई बार हरियाणा साइड से आती है, पंजाब साइड से आती है, इधर होते हुए गुजरात जाती है, पकड़ते हैं। बैकवर्ड ट्रेस भी पुलिस करती है, पकड़ती है। ये अभी हाल ही में ये ईवीएम पर जो बटन दबाने का अभी सामने आया था कि बटन कहीं भी दबा रहे और निकल बीजेपी की पर्ची रही है, उसमें अधिकारी दोषी क्यों पाया गया, उसको क्यों सस्पेंड किया गया? कौन से अधिकारी? उसमें अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। कौन से अधिकारी? मुरैना जिले में कब? अभी 8 या 15 दिन पहले। नहीं ये आप 8 दिन पहले जैसे कोई घटना ही नहीं हुई, आप जानकारी थोड़ा सा कहीं ये है, कहीं नहीं। वाला जो आपने बताया 85 प्लस टोटल 5466 टोटल अप्लाई कितना होता है? 100% वोटिंग हुई? हाँ, जिनने अप्लाई किया उनको सुविधा दी गई, उनको सुविधा दी गई। 100% वोटिंग हुई इस कैटेगरी नहीं में? लोग, हाँ लोग बहुत ज्यादा हैं। अप्लाई 10-11% लोगों ने किया, जिन्होंने अप्लाई किया उनने वोट किया। कि जिन लोगों ने भी आवेदन 10 दिन पहले तक दिया होगा वो बढ़े होंगे। अब एक जिले वाले वो जानकारी नहीं है, अलग से मांगे तो दे दे। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।